2015 में मेरे पिता की देहांत हो गया था। उसके बाद मुझे 1-2 साल जो है अपने घर पे ही घर का खर्चा वगैरह चलाने के लिए खेती करनी पड़ी। तब मेरे मन में ये आया कि सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम कई सारे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मेरे मिला है मेरे फ्रेंड कौशिक मिश्रा जी, और वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मैं तो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया मैंने, और बिल्कुल ज़ीरो न्यूज़पेपर मुझे 6-6 घंटे लग जाते थे हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने में। लेकिन हम लोगों ने मतलब उनका इंग्लिश बहुत अच्छी थी और बैकग्राउंड उनका बहुत अच्छा था, तो वहाँ से हम लोग धीरे धीरे उनसे सीखा मैंने और काफ़ी सारा इम्प्रूव किया मैंने। आंसर राइटिंग में शुरू में इज़ एम आर में गलती होती थी, तो उसके बावजूद भी वो इरिटेट नहीं होते थे। काफ़ी इवेलुएट किए उन्होंने आंसर, और उनके जो भी आंसर राइटिंग हमने की है साथ में, उसका काफ़ी फ़ायदा मिला, और मैं आज उनका थैंक यू बोलना चाहता हूँ। कि तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, सर जिस मित्र की बात कर रहे थे, जिस सखा की बात कर रहे थे, कौशिक मिश्रा, यहाँ सामने बैठे हुए हैं। सर, आपको सबसे पहले बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप हमारे चैनल से कब से जुड़े हैं, कब से जानते हैं? क्या हमारा चैनल आपके लिए कहीं उपयोगी या महत्वपूर्ण रहा है? जी, हम आपके चैनल को 2 साल से जानते हैं, और बेसिकली सबसे पहले मैंने जो चैनल आपका फॉलो किया वो पीसीएस की न्यूज़ के लिए फॉलो किया। आप नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, पीसीएस 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, और उसी श्रेणी में हमारे सामने बैठे हुए अंकित सर। आइए इनसे जानते हैं इनका कौन से पद पे चयन हुआ है, कौन सी रैंक है, इनकी पूरी स्ट्रेटेजी, कैसे ये इस लेवल तक पहुंच पाए, वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। सर, सबसे पहले यूपीपीएससी डेली न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आप बताएं कि आपका किस पद पे सिलेक्शन हुआ है और कौन सी रैंक आपने प्राप्त की है। मेरा पद यूपी पीसीएस में असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की पोस्ट पे हुआ है, और उसमें मेरी सेकंड रैंक है। सेकंड रैंक है। सर, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो किस प्रकार रहा है। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने बीएससी एग्रीकल्चर से किया है, और उसके बाद मैंने सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, सर आपने कब सोचा कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी में जाना है, और आपको किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ये चीज़ें पूछने के बाद फिर आगे हम जो स्ट्रेटजी वगैरह है प्री और मेंस की, उस पर चर्चा करेंगे। एक्चुअल में 2015 में मेरे पिता की देहांत हो गया था। उसके बाद मुझे 1-2 साल जो है अपने घर पे ही घर का खर्चा वगैरह चलाने के लिए खेती करनी पड़ी। तब मेरे मन में ये आया कि सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम कई सारे एमएससी के लिए मैंने एग्ज़ाम जो निकाले, उससे मेरे मौसा जी हैं, उन्होंने भी बोला कि आप सिविल सर्विस तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मैं तैयारी करता हूँ। फिर मैं प्रयागराज में, इलाहाबाद में उस टाइम तैयारी के लिए गया, और वहाँ पे DIS की कोचिंग है तो उसको ज्वाइन किया। फिर चूँकि मेरा मीडियम पहले यूपी बोर्ड था, तो स्टार्टिंग में मैंने यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम को ही चूज़ किया, लेकिन मुझे उसमें थोड़ी कठिनाई महसूस हुई, तो मैंने मीडियम अपना चेंज किया इंग्लिश। लेकिन उसमें धीरे धीरे कठिनाई, जो स्टार्टिंग में जो चैलेंजेस थे उसको ओवरकम किया। फिर धीरे धीरे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर उसके बाद मैंने पहला जो 2018 की यूपीपीसीएस का परीक्षा दिया, उसमें इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन उसमें नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ था। सर, प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के आपने अपनी तैयारी कैसे की? कोचिंग के माध्यम से अपने हिसाब से कैसे आपने स्ट्रेटजी वगैरह तैयार किया? प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा यूपीपीसीएस और यूपीएससी की थोड़ा सिमिलर है, लेकिन अगर यूपीपीसीएस में बात करें तो जो बेसिक जो एनसीईआरटीज़ हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक, तो उसको एक बार रीडिंग करनी पड़ेगी उसके अच्छे से, क्योंकि फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। अगर वो फाउंडेशन नहीं बनेगा तो उसके आगे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले यही था मेरा कि एनसीईआरटीज़ मैंने रीड किया अच्छे से, उसको सीखा समझा। फिर उसमें से हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए हो गई, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हो गई, सतीश चंद्रा मेडवल के लिए हो गई, और RS शर्मा एंशिएंट के लिए हो गई। इस तरीके से मैंने स्टैंडर्ड बुक को रीड किया। फिर अगर यूपी स्पेसिफिक जब मैं कर रहा था, तो उसमें घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आता है, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से किया। वो आपका बहुत हेल्प करता है, क्योंकि कुछ टेंडेंसी रहती है यूपीपीसीएस में कि वो क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, तो वहाँ से जब रिपीटिशन होता है तो वो क्वेश्चन काफ़ी आपको हेल्पफुल रहते हैं। बाकी आपके जो फाउंडेशन है और स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, उसके अगर शॉर्ट नोट्स बना पाए लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और करंट अफेयर में अगर बात करें तो करंट अफेयर में जैसे हम डेली करंट अफेयर आते रहते हैं, लेकिन आप आई दृष्टि एक मैगजीन आती है, उसको लास्ट टाइम में पढ़ सकते हैं, और नहीं तो एडुटेरिया भी एक मैगजीन आती है, उसको भी पढ़ सकते हैं। अच्छा,
सर मेंस एग्ज़ाम को लेकर के जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ स्पेशली, जैसे कि फोर्थ के लिए हुआ इस समय चल रहा है इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड, ये जो है आपका एथिक्स का पेपर, ये काफ़ी कठिन माना जाता है छात्रों के नज़रिए से। तो इसको आपने कैसे मेंटेन किया, कैसे इसकी स्ट्रेटजी तैयार की आपने? एक्चुअल में पेपर 4 जो है मुझे एक सर ने पढ़ाया था, राजीव सर ने DIS से, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बनी, तो वहाँ से GS4 मुझे बहुत आसान लगने लगा। लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट है तो GS4 के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप एथिक्स को ना सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़िए। जो अगर कोई भी नोट्स है आप उसे डेली एग्जांपल्स और उसकी डेफिनेशंस को अच्छे से तैयार कीजिए, और डेली एग्जांपल से आप देखेंगे ना उस एथिक्स को, तो वो बहुत इजी हो जाएगी, बजाय कि उसका सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं। तो वो प्रैक्टिकल अप्रोच से आप थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे एथिक्स में। और बाकी GS का मैंने जो टॉपिक्स थे उसके हिसाब से जो सिलेबस उठाया, और उसके हिसाब से जो टॉपिक्स मुझे मिले उसके हिसाब से अपने नोट्स प्रिपेयर किए। उसके बाद जब मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिए तो काफ़ी लेंदी हो गए थे, लेकिन उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उसके भी शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। तो फिर मैंने जो है हर एक अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए, जिससे कि मुझे पूरा रिवीजन करने में 10 से 15 दिन लगते थे बाकी। और उसके अलावा अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो GS1, GS2, GS3, GS4 इसमें आंसर राइटिंग की बहुत अहमियत है। आप अब अगर आंसर राइटिंग के जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनको बगैर आंसर राइटिंग के चैलेंज वहाँ यही फेस करना पड़ता है कि वो 20 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट कर पाना और उनको अच्छे से लिख पाना। तो ये सारी चीज़ें आंसर राइटिंग के बगैर पूरी नहीं हो सकती। तो मेरा सजेशन यही है कि आंसर राइटिंग कीजिए, और आप अगर अपने नोट्स बना पाएँ तो नोट्स बनाइए, जिससे कि टाइम आपका जो है रिवीजन में कम हो पाए और मल्टीपल टाइम आप रिवाइज़ कर पाएँ, और जिससे कि अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकें क्वेश्चन। अच्छा सर, आपका ऑप्शनल कौन सा था? मेरा ऑप्शनल एग्रीकल्चर था। अच्छा, आपका मीडियम? मीडियम मेरा इंग्लिश मीडियम था। अच्छा सर, ऑप्शनल को लेकर के एग्रीकल्चर में आपने कौन सी बुक पढ़ी, कैसे? क्योंकि थोड़ा सा यूनिक, क्योंकि हमने अभी तक जितना इंटरव्यू लिया है आपका ही एग्रीकल्चर आया है, तो ऐसे बहुत से छात्र होंगे जो एग्रीकल्चर लेना चाहते होंगे, लेकिन हो सकता है उनको इस सब चीज़ों की जानकारी ना हो। तो सर कुछ बताएं उसके विषय में ऑप्शनल को लेकर के। सर ऑप्शनल में कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, और बाकी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नोट्स आते हैं, और IRI के नोट्स भी आते हैं। लेकिन अगर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे जेनेटिक्स ऑफ ब्रीडिंग की फुंदन सिंह की बुक है वो मैंने पढ़ी, DK दास सॉइल साइंस की बुक मैंने पढ़ी, और PK सिंह की बुक मैंने जो है प्लांट फिजोलॉजी की पढ़ी। उसके अलावा एग्रोनॉमी की बुक जो SR रेड्डी की मैंने बुक पढ़ी थी। बाकी मैंने जो GL रे की जो एक्सटेंशन की बुक पढ़ी। उसके अलावा मैंने तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो नोट्स आते हैं उससे हेल्प ली, और कुछ अलग जो शॉर्ट गूगल करके अपने खुद के नोट्स बनाए। वो बुक्स मैंने पढ़ी। उसके बाद जब रीडिंग की बुक्स के बाद तो मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए, और वो जो इतनी ज़्यादा बुक्स आपको लग रहा होगा, लेकिन वो मैंने ना 4 कॉपी में सारी अपना नोट्स प्रिपेयर कर लिए, और उस 4 कॉपी के अलावा फिर मैंने कोई नोट्स नहीं छुए। फिर वो ही मैं रिवाइज़ करता था, और कुछ एक दो लोग और साथ में थे, तो उनके साथ मैंने आंसर राइटिंग की, जिससे क्या है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 10 साल के क्वेश्चन होते हैं UPPCS में, वो बहुत मायने रखते हैं। तो वही मैंने बार बार उसको लिखा, उसको अच्छे से समझा, और मतलब जो भी कमी रही वो आपस में दोस्तों के साथ शेयर करते थे। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी। बाकी कोई एग्रीकल्चर में टेस्ट सीरीज़ स्पेसिफिक UPPCS के नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो खुद से प्रीवियस ईयर लिखें, और अगर आपका कोई सीनियर है तो आप सीनियर से एवेलुएट करवा सकते हैं, या खुद भी एवेलुएट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन लिखना बहुत ज़रूरी है। बाकी नोट्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है इसमें। सर आपका जो ऑप्शनल है वो कितने कम से कम समय आपने इसको प्रिपेयर कर लिया था, रेडी कर लिया? अगर बिगिनिंग में शुरू से बात करें तो वो उसमें लगा था मुझे 7-8 महीने, लेकिन अगर एक बार प्रिपेयर हो जाता है तो मुश्किल से 20 दिन जो है पूरे रिवाइज़ करने के लिए लगता है, अगर GS भी साथ में पढ़ रहे हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है। क्योंकि एग्रीकल्चर ऑप्शनल काफ़ी स्कोरिंग है, और उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है, तो उसमें ईजीली आपको मार्क्स मिल सकते हैं। और कुछ जैसे पार्ट 2 है इसका ऑप्शनल का मेरा, वो काफ़ी साइंटिफिक है, उसमें काफ़ी स्कोर आ जाता है, 160 150 तक मार्क्स आ जाते हैं। अच्छा सर, ऐसे और हिंदी को लेकर के, जैसा कि आप यूपी बोर्ड में थे, फिर आपने इंग्लिश मीडियम अपना किया, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए, तो आपको कितनी कठिनाई या कितनी आसानी हुई ऐसे और हिंदी को लेकर के, थोड़ा डिस्क्राइब करें। ऐसे के लिए जैसे मैं हिंदी मीडियम से यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, और मुझे जो है इंग्लिश मीडियम में लिखना था, तो काफ़ी सारी शुरू में तो चैलेंज
चैलेंजिंग था मेरे लिए। लेकिन एक बार जो मीडियम चेंज किया, फिर धीरे धीरे कीवर्ड्स हो गए या फिर जो भी मटेरियल कंटेंट हम जीएस का पढ़ रहे हैं वो भी अल्टीमेटली इसमें ऐसे में काम आता है। क्योंकि यूपीएससी का ऐसे और यूपीपीसीएस का ऐसे में अंतर ये है कि यूपीपीसीएस ऐसे बिल्कुल जीएस जैसा होता है, तो उसमें हम जितना भी इंग्लिश में जो जीएस का आंसर राइटिंग करते हैं वो सब काम आ जाता है यहाँ पे। तो मेरे लिए ये था कि अगर इंग्लिश में अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा हूँ तो वो ऐसे में भी उतना ही मदद करता है। बाकी जैसे आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बहुत मैं कोशिश करता था कि कोई एक कोटेशन से स्टार्ट करूँ, फिर इंट्रोडक्शन को उस तरीके से लिखूँ कि जिससे एक एग्जामिनर पूरे व्यू को समझ पाए कि मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ आगे लिखने का। बाकी लास्ट में कंक्लूज़न में मैं ये सोचता था कि कुछ ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखाया जाए जिससे कि मेरी सोच को देखा जा सके कि हाँ वाकई में आपने समझा और ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आपने दिखाया है। तो सर आपने कौन सी बुक फॉलो की, उसके लिए कैसे आपने उसको किया था? सर मैंने कोई बुक इसके लिए कोई फॉलो नहीं की, क्योंकि बुक्स इस संबंध में बुक्स आती नहीं है। और जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं या जो सिलेबस दिया है या प्रीवियस ईयर में ऐसे पूछे हैं, अगर आप उसको ही कर लेंगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको ऐसे लिखने में। और ऐसे वहाँ पे अगर मेंस में आप दे रहे हैं तो बहुत इजीली आप कर पाएंगे। लेकिन आप ये जो सबसे बड़ी बात ये है कि आप सिलेबस सामने रखिए, सिलेबस के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखिए, फिर उसके अलावा करंट अफेयर के टॉपिक्स देखिए कि अभी करंट में चल क्या रहा है, उसके हिसाब से बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा सर, आपका ये जो पोस्ट आपको मिला है, इस पोस्ट के विषय में कुछ व्यूअर्स को बताएं, ये क्या कार्य करते हैं ये इस डिपार्टमेंट के लोग? बेसिकली जो मैंने पता किया है उसके हिसाब से ये डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, वहाँ पे ही एक हॉर्टिकल्चर सेक्शन होता है जिनका काम जो गार्डन्स और पार्क्स हैं बड़े बड़े, और जो रोड साइड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर जो भी हॉर्टिकल्चर से संबंधित डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम है उसका सुपरविज़न करना है। और जो बड़े बड़े पार्क्स अगर बन रहे हैं आगे फ्यूचर में, जैसे एयरपोर्ट के पास बनता है या फिर कुछ बड़े पार्क्स बन रहे हैं, तो उसकी सारी फाइल्स या उनके अप्रूवल के लिए इस अथॉरिटी के ऊपर चार्ज रहता है। सर नोट्स बनाने के लिए किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए? सर नोट्स बनाने के लिए मैंने जो नोट्स सबसे पहले बनाए थे, तो मैंने जो गलती की कि जैसे उसमें बुक्स में थे बस उसी का हल्का सा छोटा रूप करके वो कॉपी में उतार दिया, तो वो नोट्स और बुक्स में कोई अंतर नहीं रहा। फिर बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नोट्स, जब मैंने मेंस लिखा कि नोट्स वैसे होने चाहिए जो लास्ट टाइम में आपके क्विक रिवाइज हो पाएँ और आप उसको, आपका टाइम कम करे, कम से कम वो आपका 70% या 60% टाइम कम कर पाए। तो फिर ये सीख जो मैंने सीखी, तो उससे मुझे ये समझ में आया कि मुझे नोट्स ना उस तरीके से बनाने हैं कि आपका कॉन्सेप्ट आपने बुक्स में पढ़ लिया है, लेकिन आपका जो फैक्चुअल डेटा है या फिर कुछ कीवर्ड्स हैं या फिर कुछ ऐसे डेफिनेशंस हैं, तो वो अपने नोट्स में लिखा जाए एक ऑर्गेनाइज मैनर में, जिससे कि आप जब पढ़ें तो वो डॉट्स जो हैं आपके जो छूट जाते हैं जब बुक्स पढ़ते टाइम, वो जल्दी से रिवाइज हो पाएँ और जल्दी से वो कनेक्ट हो पाएँ, जिससे कि आप जो चीज़ भूल जाते हैं बेसिकली वो चीज़ पेपर में याद आए। अच्छा सर, मेंस की आंसर राइटिंग को लेकर के किन बातों को ध्यान देना चाहिए, और क्या आपने इंटरव्यू के लिए कहीं मॉक टेस्ट वगैरह दिया था? जी, मैंने इंटरव्यू के लिए मॉक टेस्ट दिया है और धी IAS से मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। इसके अलावा बाकी मार्केट में जैसे दृष्टि PCS UPPCS की भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल थी, GS फोरम की भी थी, वो घर पे आके अपने लगाई थी। लेकिन अगर आप आंसर राइटिंग की बात करें तो किस चीज़ की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो आंसर राइटिंग में आप देखिए कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। प्रेजेंट मतलब जहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले आप रीड कीजिए, क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं और उसमें पूछा क्या है। आप अगर इतना समझ पाएंगे तो आपका आधा काम हो गया। उसके बाद जब आप ये अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं और उसको लिखना कैसे, फिर आप उसको जब लिखेंगे तो दूसरी अहम चीज़ है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। मतलब जो आप पूछा है वो प्रिसाइज राइटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन जो जिस तरीके से आपने, जिस एग्जामिनर पूछना चाह रहा है वही लिखा है, और आपने डायग्राम फ्लो चार्ट कैसे बनाए हैं, और जो कुछ कॉन्सेप्ट है उसको सबस्टेंशिएट करने के लिए फैक्ट्स कैसे लिखे हैं, वो बहुत मायने रखता है। जैसे रिसेंट में करंट से भी लिंक करते हैं, और मैंने यूपी गवर्नमेंट की करंट की पॉलिसीज़ और उनके करंट के प्रोग्राम्स को भी काफ़ी रिवाइज़ किया था, जिससे कि मतलब कोई भी क्वेश्चन है, अगर एक जनरल क्वेश्चन भी है तो मैं ये बता पाऊँ कि यूपी का भी क्या योगदान है उसमें। तो इस तरीके से जब आंसर राइटिंग की, और हमारा एक 3 लोगों का फ्रेंड सर्किल था, तो हम लोग आपस में रिव्यू करते थे आंसर को एक दूसरे को, तो जिससे क्या है कि वो चीज़ मान लीजिए हमने कुछ गलत कर दी तो वो दूसरा बता पाए कि उसमें क्या गलती
गलती हुई जिससे डे टू डे हम सुधार कर पाएँ। और एक चीज़ और कि हम डेली आंसर राइटिंग करते थे तीनों लोग, जिसमें 5 क्वेश्चन डेली लेते थे, उसको रिव्यू करते थे, आपस में डिस्कस करते थे, मॉडल आंसर भी पढ़ते थे। तो इस तरीके से हमने डेली किया और बाकी टेस्ट सीरीज़ जब ज्वाइन की तो उससे भी बहुत फ़ायदा मिला। अच्छा सर, ऑप्शनल को चूज़ करने के लिए आपने किन विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए, ऐसा कुछ बताएं? जी, ऑप्शनल के लिए सबसे पहली चीज़ तो जैसे मेरा ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से तो मैंने एग्रीकल्चर किया, लेकिन अगर एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए ऑप्शनल, तो सबसे पहली बात तो आप उस सब्जेक्ट को कितना आप सहज से मतलब फ़ील कर पा रहे हैं, एक तरीके से कितना समझ पा रहे हैं उसको। अगर वो समझ ही नहीं पाएंगे आप, बेसिक उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो वो ऑप्शनल आपको बहुत आगे जाके परेशानी क्रिएट कर सकता है। और दूसरी चीज़ फिर ये भी देखने की है कि उस ऑप्शनल का स्कोप क्या है। जैसे पीसीएस में ऑप्शनल वेरी करता है, कभी सोशोलॉजी नीचे रहता है, जैसे एक ट्रेंड है कि जो हिस्ट्री कभी रहता है, कभी ज्योग्राफी रहता है। तो आप ये भी देखेंगे कि जो यूपी पीसीएस में किस में कितने मार्क्स मिल रहे हैं, फिर आपकी दूसरी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, फिर तीसरी कि आपके वो कितने शॉर्ट टर्म में कवर हो रहा है, या फिर उसका नोट्स मार्केट में कितने अवेलेबल हैं। क्योंकि आप अगर मार्केट में नोट्स ही अवेलेबल नहीं है तो फिर उसका सोर्स नहीं मिल पाएगा। तो जब सोर्स ही नहीं मिलेगा तो वो चीज़ और कठिन हो जाएगी, तो वो आप जीएस मतलब ऑप्शनली कवर करते रह जाएंगे, जीएस तो आपकी छूट ही जाएगी। अच्छा सर, पढ़ाई के दरमियान ऐसा है जैसे काफ़ी बोरियत महसूस होने लगती है, तो आदमी इंटरटेनमेंट तौर पे सोशल मीडिया यूज़ करता है, मूवीज़ देख लिया, कहीं घूमने टहलने चला गया, तो आप क्या इनमें से फॉलो करते थे? एक्चुअल में सोशल मीडिया का तो कम ही यूज़ करते, लेकिन जैसे अभी बोर हो गए तो फिर मूवी देख ली या फिर बाहर चले गए, और इस तरीके से बोर सब होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा इंसान नहीं होता कि जो बोर नहीं होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बस अब हो गया, बस अब बस नहीं पढ़ते हैं, बस हो गया जितना होना था। लेकिन फिर 2-4 दिन बाद रियलाइज़ होता है नहीं हमारे पास तो एक बड़ा टारगेट है, अब हम उसको नहीं पूरा करेंगे तो क्या शक्ल दिखाएंगे घर पे। तो फिर वही रियलाइज़ होता है कि फिर वापस ट्रैक पे आ जाते हैं। तो बोर हो जाए तो वो नेचुरल प्रोसेस है, आप बोर भी एंजॉय कीजिए। अगर बोर हो रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, आप पढ़ाई छोड़िए 1-2 दिन के लिए, फिर वापस आप रिजनवेट होके आइए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। अच्छे फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड सर्कल में आप उनसे बात कीजिए, या फिर कोई मूवी देख सकते हैं, या फिर जो आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन आप किसी ऐसी चीज़ में मत जाइए जहाँ पे वो हैबिट बन जाए आपकी, जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट आपको कर सकती है लॉन्ग टर्म में। अच्छा सर, पढ़ाई के दरमियान आपको सबसे ज़्यादा सहयोग किससे प्राप्त हुआ, मतलब फैमिली में, फ्रेंड्स में सबसे ज़्यादा सहयोग? बेसिकली मेरे मम्मी और मेरे भाई बहन, उनका तो सहयोग था ही। फैमिली के जो फैमिली सपोर्ट होता है, काफ़ी सहयोग दिया उन्होंने फाइनेंशियली और फिज़िकल। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मेरे मिला है मेरे फ्रेंड कौशिक मिश्रा जी, और वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मैं तो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया मैंने, और बिल्कुल ज़ीरो, न्यूज़पेपर मुझे 6-6 घंटे लग जाते थे हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने में। लेकिन हम लोगों ने मतलब उनका इंग्लिश बहुत अच्छी थी और बैकग्राउंड उनका बहुत अच्छा था, तो वहाँ से हम लोग धीरे धीरे उनसे सीखा मैंने, और काफ़ी सारा इम्प्रूव किया मैंने। आंसर राइटिंग में शुरू में इस एमआर में गलती होती थी, तो उसके बावजूद भी वो इरिटेट नहीं होते थे। काफ़ी एवेलुएट किए उन्होंने आंसर, और उनके जो भी आंसर राइटिंग हमने की है साथ में, उसका काफ़ी फ़ायदा मिला। और मैं आज उनका थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उनकी वजह से एटलीस्ट जो आदमी जो सोच नहीं सकता था पीसीएस जैसी सर्विसेज के उसके बारे में, वो आज सिलेक्ट होके कहीं पद पे है। अच्छा सर, जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट के समय में काफ़ी 1-1.5 महीना लेट हुआ था, तो उस समय क्या फील कर रहे थे? क्योंकि रिज़ल्ट आया तो उसमें पहला जो बेंच का जजमेंट आया कि परीक्षा कैंसिल हो गया, अब फिर से होगा प्रारंभिक परीक्षा, मेंस इंटरव्यू, तो उस समय और रिज़ल्ट भी काफ़ी लेट आ रहा था, उसको कैसा लग रहा था, क्या सीन था? बस फ्रस्ट्रेटेड थे, लग रहा था कि क्यों ही पेपर दे दिया हमने इस बार। लग रहा था कि बस अब ये 2 महीने, 1 महीने अटका रहे हैं, 1.5 महीने अटका रहे हैं, 2 महीने अटका रहे हैं। लगता था कि सब लोग डिस्कस करते थे, जितने भी पीसीएस दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, कह रहे कि ये मतलब कोई भी देखो, न्यायपालिका हो चाहे वो आयोग हो, कोई भी अपना काम सही नहीं कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि पीछे बैकग्राउंड में चीज़ें कोशिश कर रहे होते हैं लोग, लेकिन हमको लगता है कि यार हमारी प्रायोरिटी सबसे ऊपर होनी चाहिए। लेकिन वो चीज़ है कि टाइम ज़रूर लगा, लेकिन उसका परिणाम अच्छा रहा। तो ये चीज़ भी जो फ्रस्ट्रेशन था वो अपने आप ही ऑब्वियस कम हो गया वो चीज़। सर, आप हमारे चैनल से कब से जुड़े हैं, कब से जानते हैं? क्या हमारा चैनल आपके लिए कहीं उपयोगी या महत्वपूर्ण रहा है?
जी, हम आपके चैनल को 2 साल से जानते हैं और बेसिकली सबसे पहले मैंने जो चैनल आपका फॉलो किया वो पीसीएस की न्यूज़ के लिए फॉलो किया। आप जो है काफ़ी ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं रिगार्डिंग रिजल्ट्स, रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस, और जो भी आरओ का जो भी कंटेंट है वो आपका काफ़ी हेल्पफुल था। और पीसीएस में भी अभी आप जैसे कई सारे वीडियो डाल रहे हैं, तो मतलब मुझे लगता है कि हाँ, काफ़ी जेन्युइन वो है कंटेंट है और काफ़ी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप देते हैं। अच्छा सर, जब आपका रिजल्ट आया, आपने रिजल्ट सबसे पहले आप ही ने देखा? जी, रिजल्ट तो मैंने ही देखा, लेकिन बताया सब मेरे फ्रेंड ने, कौशिक मिश्रा जी ने। अच्छा, सब तो जगह। आपने सबसे पहले अपना जब रिजल्ट अपना देखा, जैसे फ्रेंड्स के माध्यम से आपको पता चला, तो घर पे सबसे पहले आपने किसको ये सूचना दी? क्या मन में आया था, या फिर रिजल्ट जब नहीं भी आया था तब आप क्या सोच रहे थे, रिजल्ट आएगा सबसे पहले इस व्यक्ति विशेष को मैं अपनी ये सूचना दूंगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया? सबसे पहले तो जब मैंने रिजल्ट देखा तो मतलब मैंने अपने फ्रेंड को, वो सो रहे थे, तो मैंने बताया कि भाई साहब हो गया है सिलेक्शन। तो वो इतने खुश थे, बस उठे और गले से लगा लिया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा अब तुम दूर बैठो, अब मुझे सैंडल करने दो। फिर इन्होंने ही सबको फ़ोन लगाया मेरे फ़ोन से कि आपसे एक साहब बात करना चाह रहे हैं, एक अधिकारी बात करना चाह रहे हैं। तो सब पहले मम्मी भी हैरान कि कौन अधिकारी बात करना चाह रहा है। तो फिर जब मैंने बात की तो उन्हें भी रियलाइज़ हुआ, हाँ सिलेक्शन हो गया है। तो इसी तरीके से सारी जगह न्यूज़ इन्होंने ही फैलाई है और सारा चीज़ इन्होंने ही हैंडल की है। तो मतलब काफ़ी योगदान रहा है। आपके जो मित्र हैं, हम वीडियो में उनको भी दिखाएंगे ज़रूर अभी थोड़ी देर में। और अभी सर विराम करेंगे। लास्ट प्रश्न हमारा आपसे है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो नए छात्र जुड़ रहे हैं और जो पुराने लगे हुए हैं सिविल की तैयारी में, आप सेलेक्ट हुए हैं, अपने माध्यम से कुछ मोटिवेशन देना चाहें कि जैसे काफ़ी लोग, क्योंकि आपका जो जीवन रहा है वो बहुत ही संघर्षमय रहा। मैं अभी तक जितना इंटरव्यू लिया हूँ, जितना संघर्षमय आपका जीवन हमने देखा, शायद हमने ऐसा किसी का नहीं देखा। तो उसको लेकर के आप बताएं कि कुछ मोटिवेशन दें, क्योंकि बीच में काफ़ी लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, क्विट कर देते हैं। तो इसको लेकर के आप अपनी तरफ से कुछ मोटिवेशन दें। बिल्कुल सर, मैंने तो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था और मुझे शायद एहसास भी नहीं था कि मैंने बस स्टार्ट कर दिया। मुझे ये भी नहीं पता था कहाँ पहुँचूँगा और कहाँ रुकूँगा। लेकिन पूरी जर्नी में मुझे सिर्फ ये चीज़ पता चली कि आप अगर दिल से मेहनत कर रहे हैं, लगन आपकी एकदम पक्की है, और बस हो सकता है समय आपका लगे, या हो सकता है थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत पड़े, फ्रस्ट्रेशन सबके साथ होता है, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर। ये मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लोग मेरे बारे में कहते थे कि अरे तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, तुम नहीं निकाल सकते, तो ये तुम क्यों आ गए सर्विस में, क्यों तैयारी कर रहे हो, बस अगर अपनी मन मर्जी करनी है तो ठीक है। लेकिन मुझे पता था कि मैं कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ, डे टू डे इम्प्रूव कर रहा हूँ। और आप बस यही देखिए कि आप इम्प्रूवमेंट कितना कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोसेस है, जो इस बीच का, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड्स तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, वो तो सभी देखते हैं, लेकिन जो जर्नी है इसके बीच की, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उसको एंजॉय कीजिए और आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप विश्वास रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि सफलता ज़रूर मिलेगी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुत ही कीमती समय हमको दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, सर जिस मित्र की बात कर रहे थे, जिस सखा की बात कर रहे थे, कौशिक मिश्रा, यहाँ सामने बैठे हुए हैं। सर आपको सबसे पहले बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके इस सहयोग की वजह से आपके जो मित्र हैं इस पद पर पहुँच पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेन तो इनका पूरी मेहनत है और हम लोग साथ में थे, तो हम लोगों का एक सहयोग रहा, बस वही है। तो सर आप, जैसे सर ने बताया कि आप सारा मतलब क्रेडिट आपको दे रहे हैं ये, तो उस क्रेडिट को आप किस प्रकार ले रहे हैं, किस प्रकार से आप इसका जो है वर्णन करते हैं? अरे ये तो इनका बड़प्पन है, क्योंकि इंसान को मेहनत खुद ही करनी पड़ती है। हाँ, ये अलग बात है कि उस समय पर जब आप किसी लक्ष्य के पीछे जा रहे हैं, तो आपको एक साथ ऐसा चाहिए होता है जो उस लक्ष्य को समझता हो और जो खुद उस चीज़ में रमा हो। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं साथ मिल करके एक ऐसा माहौल बनाया, क्योंकि माहौल बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप किसी शहर में जा सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पास वो माहौल ना हो जो कि पूरी तरह से तैयारी के प्रति डेडिकेटेड हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हम लोगों ने साथ में एक इकोसिस्टम क्रिएट किया, जिसने कहीं ना कहीं इस रिज़ल्ट को लाने में भी हेल्प की। तो दोस्तों आपको बता दें, सर भी अभी पीसीएस 2022 का मेंस दे करके आए हैं, साथ ही में यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, वहाँ का भी प्री क्लियर किया है। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाएं। जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो, साथ ही में ऐसे चयनित लोगों का वीडियो आप सभी लोगों को प्राप्त होता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।